हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल पे मैं सतीश कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, खमा गणी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो संविधान सभा है हमारी, उसका जो लास्ट पार्ट था, 5वां पार्ट, उसमें हम लोगों ने पढ़ा संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और राजस्थान का संविधान सभा में क्या प्रभाव रहा। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी, खास तौर पर पुलिस, पटवार और रीट के बच्चे, मैंने क्लास में कहा था कि जो संविधान सभा का राजस्थान में प्रभाव है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पटवार और रीट में आने की प्रबल संभावना है पिछली क्लास से। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वो पिछली क्लास ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों का एक क्वेश्चन वहाँ से बनेगा ही बनेगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो टाइम है, यही वो समय है दोस्तों, जिसमें आप लोग अपने जो पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। अपने समय का सदुपयोग कीजिए। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान। जैसे कि शुरुआत से मैंने बताया कि संविधान का निर्माण करने वाली जो इकाई थी, संविधान सभा थी। संविधान सभा के मैंने 5 पार्ट बनाए दोस्तों, चाहे वो कमेटी चाहे उसका गठन हो, चाहे उसकी डिमांड से लेकर के जो अंतिम महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 5 पार्ट अगर आप लोगों ने, जिस भी बच्चे ने अच्छे से देखे हैं, उसका संविधान सभा से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बस आप लोग निरंतर मेहनत कीजिए, कंटिन्यू वॉच कीजिए। और जिन लोगों ने ज्ञान विहार का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को भीड़ से हट के कार्य करना है। अगर आप लोग अपना सिलेक्शन चाहते हो, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो अगर आप लोग अपना सिलेक्शन चाहते हो तो आपको भीड़ से हट के काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो भीड़ होती है वो हमेशा आसान रास्ते पे चलती है। हर कोई भीड़ का पात्र बन जाता है इस एजुकेशन लाइन में। ये जो प्रतियोगी जो परीक्षा है, तो हमेशा याद रखें, भीड़ हमेशा आसान रास्ते पे चलती है, जो रास्ता उसको आसान लगता है। लेकिन आप लोग बेहतर चुनें, क्योंकि आपको भीड़ का पात्र नहीं बनना है। आप से बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप लोग याद रखें कि हमें भीड़ का पात्र नहीं बनना है और हमें सिलेक्शन लेना है, तो आपको ज्ञान विहार की टीम के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, अगर आप लोग अपने सपने को पूरा करना चाहते हो। खैर दोस्तों, बातें होती रहेगी। हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको जो हमारी इंट्रो क्लास थी पॉलिटी में, उससे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रो था उस पर डिस्कस किया। इसके बाद हमने जो संवैधानिक विकास था, उससे मैंने 1 बाय 1 बताया आपको कि अलग अलग अधिनियम आए। अधिनियम में एक अधिनियम था 1946 की कैबिनेट मिशन स्कीम। उस कैबिनेट मिशन में जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पे संविधान सभा का निर्माण हुआ और उसने संविधान का निर्माण किया। तो जब संविधान का निर्माण संविधान सभा कर चुकी है, उस संविधान से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो आज की क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी है, महत्वपूर्ण तथ्य, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे, मैं अलग से साथियों आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वहाँ से जो पुराने एग्जाम वगैरह है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछे जा चुके हैं तो वो भी रिपीट हो जाएंगे और आपको बहुत फ़ायदा होगा इंपॉर्टेंट फैक्ट से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास की जो भारतीय संविधान से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए, सब्जेक्ट है हमारा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को, तो बने रहिएगा। टॉपिक है हमारा संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंग्लिश में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स related to constitution।
वन बाय वन हम लोग संविधान से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो फैक्ट है, संविधान की विशेषता ऐसे ही है। तो जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो तो इस बात को जानते हैं, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने आज तक पॉलिटी नहीं पढ़ी है, उनके लिए लाइन बहुत काम आएगी। देखिएगा, पहला फैक्ट कि भारत का संविधान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंबा एवं लिखित संविधान है। दोस्तों, यह तो बेसिक सी बात है कि जो भारत का संविधान है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है। कठोर, लचीला, संप्रभु, ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। विशेषताओं से आजकल क्वेश्चन बनने बंद हो चुके हैं। जो अलग अलग विशेषताएं हैं उनको लेकर हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे जब जब हम लोग प्रस्तावना का जिक्र करेंगे। जो भी हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, आगामी क्लासेस में जो भी अलग अलग संविधान से रिलेटेड जो शब्द आएंगे उनके बारे में आपको बताता जाऊँगा। पहली जो बात है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान इंडिया का, सबसे लंबा पूछे तो भी इंडिया का। अगर पेयर बना के पूछा जाए जोड़ों में कि लंबा संविधान एवं लिखित संविधान किसका है तो भी इंडिया, बड़ा और लिखित संविधान तो भी इंडिया। खैर दोस्तों, ये जो बड़ा, लंबा और लिखित यहाँ बात जो बताई गई है ये सब क्यों है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जो भारतीय संविधान के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान, लेंथीएस्ट एंड रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का है। बात की जाए भारतीय संविधान अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब होता है एडॉप्टेड। अंगीकृत कब किया गया? सबसे पहला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारतीय संविधान अंगीकृत को दूसरे शब्दों में आप लोग लिख सकते हो और आंशिक रूप से लागू, पार्शली लागू। एक बात है प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान एडॉप्ट कब हुआ, अंगीकृत कब हुआ या पार्शली लागू कब हुआ, आंशिक रूप से लागू का मतलब है पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, आप कह सकते हो कि हाफ ही लागू हुआ। तो जो पहला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ, या अंगीकृत की जगह आप लोगों से यूँ पूछा जा सकता है कि आंशिक रूप से लागू कब हुआ। तो ये जो दिनांक है याद रखिएगा, आप सभी बच्चे जानते हैं 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ। और इसी 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, संविधान दिवस या विधि दिवस। तो विधि दिवस भी 26 नवंबर, संविधान दिवस भी 26 नवंबर। याद रखिएगा कि आंशिक रूप से लागू कब हुआ, 26 नवंबर 1949। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, ये जो शब्द है आंशिक रूप, ध्यान दीजिएगा। आंशिक रूप से जब ये लागू हुआ तब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, किन किन चीज़ों को मान्यता दी गई, किन चीज़ों को स्वीकार किया गया, जोड़ा गया। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात, संविधान अंगीकृत कब हुआ या आंशिक रूप से लागू कब हुआ? हमारा उत्तर होना चाहिए 26 नवंबर 1949। ये जो दिनांक है 26 नवंबर वाली, 26 नवंबर 1949, इस डेट को पंद्रह अनुच्छेदों को जोड़ा गया। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की शुरुआत माना जाता है, भारतीय संविधान की शुरुआत कहा जाता है।
इस दिन 15 अनुच्छेदों को जोड़ा गया और ओवरऑल अगर अनुच्छेदों की बात करूं तो कुल 16 अनुच्छेद थे। ये 15 के 15 अनुच्छेद आर्टिकल जो हमारा 394 है उसमें इनका वर्णन किया गया, उल्लेखित किया गया। अगर ओवरऑल बात करूं तो टोटल 16 अनुच्छेद। अगर पूछा जाए कि कितने अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को जोड़ा गया तो 15 अनुच्छेद। 15 अनुच्छेदों के बारे में बताऊं तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। ये जो 15 अनुच्छेद हैं आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60। आप लोग देख पा रहे हैं कि आर्टिकल 5 सबसे पहले जुड़ा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि द बिगनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5, भारतीय संविधान का प्रारंभ कौन से अनुच्छेद से माना जाता है? हमारा उत्तर होना चाहिए अनुच्छेद 5, क्योंकि कोई पूछे कि संविधान का प्रारंभ कौन से अनुच्छेद से होता है तो हमारा उत्तर होना चाहिए आर्टिकल 5। पूछे कि क्यों? क्योंकि इस दिन जब भारतीय संविधान को हमने अंगीकृत किया, हमारी संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, इस दिन जो पहला अनुच्छेद जोड़ा गया वो अनुच्छेद 5 था। इसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं राष्ट्रपति की शपथ, ये सब नागरिकता के अनुच्छेद है। हम लोग एक एक करके सारे अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो नागरिकता का प्रारंभ है, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता। आर्टिकल 8, भारतीय मूल के वे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं लाइक NRIs, विल डिस्कस लेटर। आर्टिकल 60 के बाद बात करें आर्टिकल 324, इसके बाद बात करूँ आर्टिकल 366 एंड ऑल्सो आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380। तो आप लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के बाद आर्टिकल 388, एक बार फिर से लिख देता हूँ 388, 391, 392 एंड लास्ट 393। आप लोग देख पा रहे हैं 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 आर्टिकल जो आप लोगों के सामने मैंने बताए हैं। ये 15 अनुच्छेद वे अनुच्छेद थे जो संविधान के प्रारंभ में जोड़े गए। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद जोड़े गए और बाकी जो बात करते हैं कि आर्टिकल 395, 395 उनको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो आप लोग यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाने वाला पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ? जी हाँ, लागू नहीं हुआ। अगर ये पूछा जाए तो ये सारे के सारे अगर आपको याद है तो आप लोग बता सकते हो। अगर ऑप्शन बनाने वाले ने ऑप्शन ए दे दिया आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ का जिसमें उल्लेख है, आर्टिकल जो 324 है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 380 अंतरिम राष्ट्रपति की बात करेंगे और ऑप्शन डी दे देगा आर्टिकल 18। तो हमारा उत्तर होना चाहिए आर्टिकल 18, क्योंकि बाकी 3 तो इस दिन 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, बाकी सारे नहीं। और दोस्तों ये जो आर्टिकल है सारे के सारे, इन सब का उल्लेख मिलता है हमारा आर्टिकल 394 में, जो भारतीय संविधान का शुरुआत कमेंसमेंट के बारे में बताता है। तो ओवरऑल बात की जाए तो आप लोग याद रख लेना 16 अनुच्छेद, 16 आर्टिकल संविधान के प्रारंभ में जुड़े, 15 जोड़े गए। इन 15 को उल्लेख आर्टिकल 394 में। तो जो शुरुआत हुई है ओवरऑल 16 अनुच्छेद से हुई। 16 अनुच्छेदों को लेकर के बात की जाए कितने अनुच्छेदों को शुरुआत में जोड़ा गया तो आर्टिकल 15 जो टोटल है 15 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसी से एक क्वेश्चन और बनाया जाए, जो संविधान का प्रारंभ, याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रारंभ है बिगनिंग की बात करूं, संविधान का प्रारंभ पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल से है, द बिगनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल से, तो आप लोगों को क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दिए जाए आर्टिकल ए दे देगा 8, ऑप्शन बी दे देगा आर्टिकल 5, ऑप्शन सी दे देगा आर्टिकल 360
और ऑप्शन डी दे दिया नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पूछा गया कि संविधान का प्रारंभ कौन से अनुच्छेद से होता है, तो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस दिए जाएंगे बस आपको याद रखना है आर्टिकल 5 जो हमारा उत्तर है, याद रखिएगा बी, क्योंकि जो पहला अनुच्छेद था आर्टिकल 5 था। अब यहाँ बात हो रही है कि ये जो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान लागू हुआ है, जो संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, इस बात का उल्लेख कहाँ से होता है या इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है, किस बात से, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे हमें यह पता लगता है कि संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। प्यारे बच्चों याद रखना, प्रस्तावना से, प्रीएम्बल से। हम लोग प्रस्तावना को लेकर के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि प्रस्तावना जो हमारे भारतीय संविधान की आत्मा है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, बहुत लंबी चौड़ी लाइन है दोस्तों, हम लोग प्रस्तावना डिस्कस करेंगे। तो प्रस्तावना की जो अंतिम लाइन है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आज हम एतत् मिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को आत्मर्पित अंगीकृत करते हैं। तो ये जो लाइन है 26 नवंबर 1949 को संविधान को हम अपनाते हैं, आत्मर्पित करते हैं, इस बात का उल्लेख हमें प्रस्तावना से मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान का जो प्रारंभ माना जाता है, जो आंशिक रूप से लागू हुआ, अपनाया गया, ये जो बात है संविधान को अपनाने वाली 26 नवंबर 1949 को, इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है। 4 ऑप्शन अगर आपको दिए जाएं, ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी प्रीएम्बल प्रस्तावना, सी नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या कोई और ऑप्शन दे देगा, तो हमारा उत्तर होना चाहिए प्रस्तावना, जो हमें बताती है कि भारतीय संविधान का अंतिम स्रोत क्या है। और अंतिम स्रोत पे बात करेंगे हम लोग, जनता, हम लोग। तो शुरुआत से जो मैंने बात बताई आप लोगों को कि भारत का संविधान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंबा एवं लिखित संविधान। भारतीय संविधान अंगीकृत और आंशिक रूप से लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949, संविधान दिवस की बात की हमने। और इसके बाद ये जो 26 नवंबर 1949 है, इस तारीख को कुल 15 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। बाकी सारे अनुच्छेद लागू हुए या शुरू हुए जो हमारा 26 जनवरी 1950 को जो संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ उस दिन। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि जो 15 अनुच्छेद जोड़े गए वो अनुच्छेद कौन कौन से थे, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से। द बिगिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 5। और उसके अलावा बाकी मैंने सारे अनुच्छेद आप लोगों को बता दिए हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े। इन सब का उल्लेख आर्टिकल 394 में, तो ओवरऑल 16 और जोड़े गए 15। इसके बाद मैंने बताया कि जो अगर पूछा जाए कि संविधान का प्रारंभ कौन से अनुच्छेद से माना जाता है, आंसर शुड बी आर्टिकल 5, ये आपके सामने रहा। अगली बात कि हमने जो संविधान को अपनाया, संविधान जो अंगीकृत हुआ, लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, इस बात का उल्लेख किसको पढ़ने से मिलता है? हमारी प्रीएम्बल। तो याद रखिएगा जो प्रस्तावना है। अब बात की जाए आंशिक रूप से लागू होने के बाद पूर्ण रूप से लागू। कंप्लीटली लागू कब हुआ भारतीय संविधान, हम सभी जानते हैं। और ये इतना छोटा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई नहीं पूछने वाला। 26 जनवरी 1950 आंशिक रूप से लागू पूछे, 26 नवंबर 1949 पूर्ण रूप से लागू पूछे, 26 जनवरी 1950। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हाँ, तो पूर्ण रूप से लागू की बात की जाए 26 जनवरी 1950, और हम सभी जानते हैं कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि
26 जनवरी 1950 को ही संविधान ये जो हमारा है लागू क्यों हुआ? भाई पहले जो आंशिक रूप से लागू था वो भी डेट 26 नवंबर 1949, वह भी 26 तारीख थी। यहाँ भी आप लोग देख पा रहे हो 26 जनवरी 1950। तो हम लोग रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, बड़ा प्रश्न ये उठता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो हमारा गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे, छब्बीस जनवरी 1950 को क्यों मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। उस लाहौर अधिवेशन के दौरान जो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अध्यक्षता भी की उस अधिवेशन की, तो उस अधिवेशन में 1929 में कांग्रेस की जो मांग थी पूर्ण स्वाधीनता की मांग, उन्होंने अपना पूरा टारगेट बना लिया कि अब हम लोग जो पूर्ण स्वराज है उसको लेके रहेंगे। और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे झंडा फहराया नेहरू जी ने, झंडा फहराया पूर्ण स्वाधीनता की मांग को लेकर। आप लोग देख पा रहे हैं कि 31 दिसंबर 1929 को जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, तो इनकी जो कांग्रेस की मांग है पूर्ण स्वाधीनता में बदल चुकी थी। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हम लोग जो डोमिनियन स्टेटस है उसकी बात नहीं करेंगे। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है हम लोग इतिहास में डिस्कस करेंगे दोस्तों, आधुनिक भारत में। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू क्यों हुआ? तो मैंने आपको बताया कि एक कांग्रेस का अधिवेशन था लाहौर में 1929 में। इस अधिवेशन में जो कांग्रेसियों ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग को लेकर के जो 1929 में इन्होंने लाहौर में मध्य रात्रि को रावी नदी किनारे जो झंडा फहराया, और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं गणतंत्र दिवस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ स्वतंत्रता दिवस लिखा है। यह गलत नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ बात हो रही है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में अगले साल से ही, क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, 1930 से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। अब हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते गए ये लोग। आगे जाकर हमारा जो देश है, आप लोग सभी जानते हैं, देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। अब एक वर्ष के अंदर दो जो हमारे स्वतंत्रता दिवस है मनाना पॉसिबल नहीं है। आज़ाद हो रहे हैं 15 अगस्त 1947 को, और इससे पहले कांग्रेसी प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अब दो जो स्वतंत्रता दिवस है मनाना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जब संविधान जो हमारा जो संविधान सभा संविधान को जब अंतिम रूप दे रही थी, तब इस तारीख की ये जो 26 जनवरी है, इस 26 जनवरी को इतिहास में याद रखा जाए, इसकी इम्पोर्टेंस कम ना हो,
इस तारीख को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। जो कांग्रेसी प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, एक साल में दो स्वतंत्रता दिवस मनाना पॉसिबल नहीं था, और इस तारीख को इतिहास में यादगार बनाने के लिए इसकी जो महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, कम नहीं होनी चाहिए, अहमियत कम नहीं होनी चाहिए। इस वजह से दोस्तों याद रखें, प्यारे बच्चों याद रखें, हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और संविधान लागू भी 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। क्यों हुआ उसका कारण मैंने आपको बताया कि कांग्रेसी प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। हम लोग स्वतंत्र अलग तारीख को हुए, इस वजह से इस तारीख को आगे इतिहास में अमर करने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी, आप लोग अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो फैक्ट है, भारतीय संविधान प्रिंटेड नहीं था दोस्तों। हमारा जो संविधान है हिंदी और इंग्लिश में हस्तलिखित, इंग्लिश और हिंदी में हस्तलिखित संविधान है, हाथ से लिखा गया संविधान है, कोई प्रिंटेड संविधान नहीं था, इसको हाथों से लिखा गया। हस्तलिखित संविधान, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान भारत का। भारतीय संविधान प्रिंटेड नहीं था, मुद्रित नहीं था। इसके दो वर्जन थे संविधान लागू होने के टाइम पे, हिंदी और इंग्लिश में। हस्तलिखित था। और प्यारे बच्चों, संविधान को लिखने वाला जो व्यक्ति है, संविधान की जो मूल कॉपी है, बात करूं ओरिजिनल वर्जन, और यहां बात कर रहे हैं इंग्लिश वाले वर्जन की, जो लिखने वाला शख्स है उसका नाम याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, दिल्ली से। ये तो दोस्तों मैंने आधा नाम लिखा है, पूरा नाम तो श्याम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना, दिल्ली का रहने वाला ये शख्स प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने हमारे संविधान की मूल कॉपी लिखी। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की मूल कॉपी को लिखने वाले व्यक्ति का नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को लिखने के लिए जो उस समय उन्होंने मूल कॉपी तैयार की, 6 महीने का टाइम लिया, और इन्होंने बिना किसी फीस के, बिना किसी जो हम मेहनताना है, कोई फ़ी इन्होंने चार्ज नहीं की। बस एक ही शर्त थी इनकी, जो इन्होंने नेहरू जी के समक्ष रखी, कि जो संविधान पूरा का पूरा जो लिखा जाएगा, वो जो पूरे की पूरी जो एक कॉपी तैयार होगी, जो किताब तैयार होगी, इसके प्रत्येक पृष्ठ के कॉर्नर पे मेरे हस्ताक्षर होने चाहिए, और जो अंतिम पृष्ठ होगा उस पृष्ठ के ऊपर मेरे परिवार का पूरा ब्यौरा होगा, यानी कि फैमिली डिटेल होगी, जो नेहरू जी ने स्वीकार कर ली। तो आज जो हमारी भारतीय संविधान की जो किताब है, जो दिल्ली संसद भवन के लाइब्रेरी में पड़ी है, तो उसमें प्रत्येक पृष्ठ के कॉर्नर में राइट साइड में, जहां हम लोग पीटीओ लिखते हैं कभी कभार नेक्स्ट पृष्ठ पे जाने के लिए, तो पीटीओ का मतलब होता है पेज ट्रांसफरेबल ओबल। तो दोस्तों हमारे संविधान को लिखने वाला शख्स प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने 6 महीने का टाइम लिया, 6 महीने का समय लगा, 250 से 303 के लगभग इन्होंने जो हमारा लिखने वाला यंत्र है, पेन होल्डर निब इंग्लिश में, पेन होल्डर निब है, जिससे लिखा गया, इस्तेमाल किए 250 से 303 के लगभग। तो याद रखिएगा 6 महीने का टाइम लिया बिना किसी फीस के, ये भी याद रखें आप लोग।
विदाउट एनी फी। किसी फीस के श्याम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को लिखा, बस एक ही शर्त पे कि जो संविधान बन रहा है, ये जो लिखा जा रहा है, जो लिखने वाला हूँ मैं, इसके प्रत्येक पृष्ठ के जो कॉर्नर पे मेरे हस्ताक्षर होने चाहिए और अंतिम पे जो अंतिम पृष्ठ रहेगा उसे मेरे पूरे परिवार का, दादाजी का जो फैमिली डिटेल है वो होगी और अंतिम हस्ताक्षर। तो दोस्तों यहाँ हम लोगों ने बात की संविधान को लिखने वाला व्यक्ति श्याम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगली बात 250 से लगभग 300 पेन होल्डर ने भी इस्तेमाल की गई विदाउट एनी फ़ी, कोई चार्ज नहीं लिया श्याम जी ने, जो प्रेम बिहारी जी हमारे। अगली बात, अगर बात की जाए अंग्रेजी जो कॉपी थी इसको हिंदी में, इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेट किया, अनुवादक की बात करूं, ट्रांसलेटर, नाम याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल जी, और एक और शख्स घनश्याम गुप्ता। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है याद रखिएगा, इंग्लिश कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने तैयार की। इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेशन है, जो वर्जन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया गया, हिंदी में लिखा गया, उसके अनुवादक थे पंडित सुंदरलाल जी और घनश्याम गुप्ता जी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इंग्लिश टू हिंदी वर्जन जो अनुवाद किया गया, जो अनुवादक थे वो थे पंडित सुंदरलाल और घनश्याम गुप्ता, दोनों नाम याद रखें। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब संविधान सभा संविधान को अंतिम रूप दे रही थी, तब जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये थी कि जो संविधान ये बनाया जा रहा है, जो ये संविधान की मूल कॉपी जो तैयार हो रही है, इसमें उन सभी चीज़ों का वर्णन हो जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हो। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी कॉपी तैयार होनी चाहिए जो भारतीय संविधान जो है हमारा, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हो। जिस प्रकार से जो एक पेड़ होता है बिना जड़ के टिका नहीं रह सकता, उसी प्रकार से जो भारतीय संविधान है वो भी भारतीय सभ्यता संस्कृति के बिना स्थायी नहीं रहेगा, अधूरा रहेगा। ऐसा मानना मेरा नहीं, संविधान सभा के सदस्यों का था। तो वही बात की जाए, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ भारतीय सभ्यता सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को संविधान की मूल कॉपी में जगह दी जाए। जगह मिले। तो इन सब बातों को लेकर के ध्यान दीजिएगा, सभ्यता संस्कृति को संविधान में जगह देने के लिए जो पंडित नेहरू जी थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित नेहरू जी ने शांति निकेतन के कलाकारों से मुलाकात की, आर्टिस्ट मुलाकात की। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि जो संविधान निर्माता संविधान तैयार कर रहे थे उनके मन में यही था कि जो संविधान की जो मूल कॉपी लिखी जाए उसमें सभ्यता संस्कृति का उल्लेख हो। तो इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, शांति निकेतन जो एक कलाकारों का विशेष समूह था जिनका मुख्य कार्य था चित्रकारी करना। जैसा कि मैंने बताया कि शांति निकेतन के कलाकारों से मुलाकात की पंडित नेहरू ने। इनमें जो मुख्य थे नंदलाल बोस और इनके साथी बेहर राम मनोहर सिन्हा।
बेहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, ये दो वो कलाकार थे जिन्होंने हमारे जो संविधान की जो मूल कॉपी है इसको चित्र आकृतियों से सजाया, गोल्डन जो सोने की जो किनारियाँ थी उससे पूरा इसको ऑर्नामेंट किया, ब्यूटीफाइड किया, हम लोग कह सकते हैं। तो शांति निकेतन के फेमस कलाकार जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी के शिष्य थे, उनके सानिध्य में बड़े हुए। तो नंदलाल बोस ने संविधान को सजाने के लिए जो पंडित नेहरू जी का जो निवेदन था उसको स्वीकार कर लिया और इन्होंने 4 साल का टाइम लिया और जो 22 अध्याय है हमारे संविधान के उनमें 22 आकृतियों को जगह दी। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी बात अगर मैं आपसे पूछूं कि जो क्वेश्चन बनता है कि संविधान में जो चित्रकारी की गई है उन चित्रकारी को करने वाले शख्स का नाम नंदलाल बोस, और जो हमारे भारतीय संविधान की जो आत्मा है उस प्रस्तावना के चारों ओर जो किनारी बनी हुई है उस किनारी में जो शेर, हाथी, घोड़े, उनको उकेरने वाला, उनको जगह देने वाला जो शख्स था वो था राम मनोहर सिन्हा। डायरेक्टली पूछा जाए कि चित्रकारी किसने की, तो हमारा उत्तर होना चाहिए नंदलाल बोस। याद रखिएगा, नंदलाल बोस वह शख्स जो शांति निकेतन का कलाकार जिसने चित्र आकृतियों को जगह दी, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से हमारी जो संविधान की जो मूल कॉपी है जो हीलियम गैस के चैम्बर में पड़ी है उसको सजाया, शोभित किया। अगली बात लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, नंदलाल बोस ने और उनकी जो टीम है इन्होंने 4 साल का समय लिया और कुल 22 चित्रों को जगह दी संविधान में। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की मूल कॉपी में कुल कितने चित्रों को जगह दी गई है, हमारा उत्तर होना चाहिए 22। 22 चित्रों को इन्होंने जगह दी जिसको हम लोग बोलते हैं कि कैलीग्राफी की। तो 4 साल का समय लिया, कुल 22 चित्रों को जगह दी। इन 22 चित्रों में दोस्तों अगर बात की जाए, इन 22 चित्रों में आप लोगों को काल की छाती पर नृत्य करते हुए नटराज की जो मूर्ति है वो देखने को मिल जाएगी। आप लोग जब कोई एनसीईआरटी वगैरह की बुक उठाते हो तो उसमें आपको नटराज, या कभी कभार कोई मूवी शुरू होती है तो उसके स्टार्टिंग में भी आपको नटराज की एक मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, ध्यान से देखिएगा कभी। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो हमारी जो मूल कॉपी है उसमें जो 22 चित्र है, उन 22 चित्रों में जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसकी झलक देखने को मिलती है। नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने भारतीय इतिहास की यात्रा का दर्शन भी करवाया है, सभ्यता संस्कृति को भी दिखाया है, हड़प्पा सभ्यता की जो चीज़ें हैं जो वहाँ मिली है उनका उल्लेख भी किया है। तो बात की जाए कि जो पहली बात है मैंने बताई, 22 चित्रों में काल की छाती पे नृत्य करता हुआ नटराज मिलेगा आपको। जो पहला पेज है हमारा भारतीय संविधान की मूल कॉपी का, उस पे अशोक स्तंभ को जगह दी गई है। अशोक स्तंभ 22 चित्रों के साथ साथ 22 ही किनारे बनाए गए हैं, 22 किनारियां बनाई गई हैं। जैसे जो प्रस्तावना लिख दी गई उसके चारों तरफ हम लोग जैसे एक बोल्ड जो रेक्टेंगल जो शेप देते हैं उसको मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि वो किनारी होती है। तो काल की छाती पे नृत्य करता नटराज, संविधान में इसको जगह दी गई है। पहले पेज पे अशोक स्तंभ, साथ ही साथ भगवान कृष्ण को अर्जुन को उपदेश देते दिखाया गया है। गीता का उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को। गंगा व भागीरथ के बारे में बताया गया है, गंगा नदी के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ भगवान गौतम बुद्ध को
शांति का पाठ। भगवान गौतम बुद्ध जी शांति का पाठ पढ़ाते हुए दर्शाए गए हैं, जगह दी गई है उनको संविधान के अंदर। मुगल बादशाह अकबर अपने शासन में विराजमान है, वो चित्र दिखाया गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोग जानते हैं। 1857 की वह वीरांगना जिसके बारे में जो प्रसिद्ध लाइन आप लोग सभी जानते हैं कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अकबर को जगह दी गई है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान को जगह दी गई है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए प्रस्तावना के किनारों को, प्रस्तावना के किनारा को हड़प्पा, जो हमारी सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता में मिले शेर, हाथी, घोड़े, इनको जगह दी गई है। इनकी वहाँ पे चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। और बड़ा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि प्रस्तावना के किनारों को जो जिस शख्स ने सजाया उसका नाम है राम मनोहर सिन्हा। याद रखिएगा, अगर प्रस्तावना को लेकर के अगर क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना की जो किनारियाँ सजाई गई है हमारे संविधान में, इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्नामेंटेड ब्यूटीफाई किया गया है, तो वो शख्स है राम मनोहर सिन्हा। और राम मनोहर सिन्हा का सहयोग किया था राजस्थान से कृपाल सिंह शेखावत ने, इनका साथ दिया। याद रखिएगा कि राजस्थान से हमारे संविधान में जो आकृतियाँ उकेरी गई, वह शख्स कौन, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कृपाल सिंह शेखावत, राजस्थान से थे दोस्तों ये। तो अभी तक प्यारे बच्चों हम लोगों ने जो बात की है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें की आज हम लोगों ने। कि जो सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात की, भारत का संविधान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंबा और लिखित संविधान, नो डाउट। नेक्स्ट बात, अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस मनाते हैं हम लोग, संविधान दिवस जिसको आप लोग कहते हो। कभी कभार एक ही बात है, विधि दिवस, संविधान दिवस। आंशिक रूप से लागू कब हुआ, यानी कि आधा, पूरा लागू नहीं हुआ। और बात की जाए कि ये जो 26 नवंबर 1949 का जो समय है, इस तारीख को संविधान लागू होने की डेट माना जाता है। इस दिन 15 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। 15 के 15 आप लोगों की स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट का मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ, दोबारा ले सकते हो। इन सब का उल्लेख आर्टिकल 394 में ओवरऑल संविधान का जो प्रारंभ है 16 अनुच्छेदों के साथ हुआ, 15 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। पूछा जाए कि संविधान का प्रारंभ कौन से अनुच्छेद से होता है, आर्टिकल 5। एंड दूसरी बात, संविधान को अपनाया गया, इस बात का उल्लेख कहाँ से मिलेगा? प्रस्तावना को पढ़ने से। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, कंप्लीटली लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन मनाते हैं हम लोग रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। वाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन दिस डेट? और जो इसके पीछे का जो रीज़न था, जो कारण था, मैंने आपको बता दिया। 1929 का कांग्रेस के द्वारा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा, और हम लोग आज़ाद हुए अलग तारीख को। इस वजह से इस तारीख की जो इम्पोर्टेंस है इतिहास में, इसको याद रखा जाए, इसकी महत्ता कम नहीं हो जाए, इस वजह से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और भारतीय संविधान प्रिंटेड नहीं था दोस्तों, इसको हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया। और लिखने वाला जो शख्स था श्याम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इसका नाम आप लोग इतना याद रख लीजिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, दिल्ली से। जो मूल कॉपी है इंग्लिश में इन्होंने लिखी। और 250 से जो लगभग 303 के लगभग पेन होल्डर निब का इस्तेमाल हुआ। इन्होंने इसके लिए कोई फीस नहीं ली, सिर्फ सिग्नेचर की बात कही। अगली बात, अंग्रेजी से हिंदी अनुवादक की बात करूँ तो पंडित सुंदरलाल जी और घनश्याम गुप्ता, दो नाम याद रखें। इसके बाद भारतीय सभ्यता संस्कृति की झलक मिलनी चाहिए संविधान के अंदर, संविधान की मूल कॉपी में। इस बात को लेकर के नेहरू जी ने शांति निकेतन के कलाकारों से मुलाकात की, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा।
इन्होंने संविधान की जो 22 चित्रों को जगह दी। 22 चित्रों में मैंने आपको जो मेन जो है मैंने आपको बताया कि काल की छाती पर नृत्य करता हुआ नटराज, पहले पेज पे अशोक स्तंभ है और भगवान कृष्ण जी को दिखाया गया है, भगवान राम को दिखाया गया है, गंगा और भागीरथ के बारे में बताया गया है, भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा जो शांति का पाठ पढ़ाया गया उसके बारे में बताया गया है, अकबर और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को दिखाया गया है। और बात की जाए हड़प्पा सभ्यता में जो शेर हाथी घोड़े मिले, उन्हें प्रस्तावना के किनारों पे उकेरने वाला शख्स राम मनोहर सिन्हा, और राम जी जो मनोहर सिन्हा है इनका जो साथ दिया राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगली बात करें दोस्तों, समय कितना लगा, टाइम की बात की जाए भारतीय संविधान के निर्माण में, हम सभी जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये जो समय है प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, जो संविधान सभा की पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 से लेकर के संविधान जब हमारा अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949, ये जो समय है 1083 लगभग जो दिन है, ये वो समय था जब संविधान सभा की पहली बैठक से लेकर के उसको अपनाने तक का जो टाइम है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा। और अगर बात की जाए कॉस्ट, लागत कितनी आई, तो याद रखिएगा लगभग 64 लाख रुपए मात्र कभी बार मैं लगा देता हूँ दोस्तों, टेंशन मत लेना। तो जो लागत आई है 64 लाख रुपए या 6.4 करोड़ 6.4 करोड़ जिसको आप लोग 64 लाख रुपए कहते हो, लगभग 63,97,729 ये वो राशि थी, 63,97,729 जिसको मैंने यहाँ लिखा है लगभग 64 लाख रुपए लगे। और जो इंग्लिश वर्जन है, जो इसका अंग्रेजी वर्जन है, इसमें 1,46,369 वर्ड वर्तमान में। शुरुआत में जो शब्द 1,369 थी, 1,17,369। इसके बाद जब हुआ क्या कि 22 भागों के बाद जब 3 भाग और नए बन चुके हैं, तो वर्तमान में जो आंकड़ा है इंग्लिश वर्जन में 1,46,000 लगभग 1.5 लाख के अक्रॉस डाटा पहुंच चुका है इंग्लिश में जो वर्ड है संविधान की कॉपी में। नेक्स्ट बात बताऊं, संविधान की जो मूल कॉपी है, ओरिजिनल जो कॉपी है, वो हीलियम गैस के चैम्बर में पड़ी है दोस्तों। चैम्बर को आप लोग इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो, हीलियम गैस के चैम्बर में पड़ी है, ताकि यह बिल्कुल ही नई की नई रहे। चाहे आज से 50 साल बाद भी हम लोग इसको, उस पृष्ठ को, उस मूल कॉपी को देखेंगे तो यह ऐसी की ऐसी रहेगी जैसे 1950 से आज तक पड़ी है। और अगर बात की जाए भारतीय संविधान की जो मूल कॉपी थी, ओरिजिनल कॉपी, इसका जो प्रथम प्रकाशन था, पहला प्रकाशन, फर्स्ट कॉपी जो पब्लिश्ड हुई, वो जगह थी देहरादून। याद रखिएगा कि सबसे पहले किस स्थान से जो संविधान की हमारी मूल कॉपी उसकी ओरिजिनल कॉपी का प्रकाशन हुआ, जगह थी देहरादून। अब जाते जाते दोस्तों, एक जो सबसे बड़ी बात है, मैं आप लोगों को आगामी जो हमारी संविधान की क्लासें रहेगी, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसमें अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये हमारे जैसे अनुच्छेद है, भाग, मूल अधिकार है। तो मैं तुलनात्मक व्यू से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इसको ढंग से याद कीजिएगा। इसमें जो बातें मैं लिखाऊंगा वो एक एक करके हम लोग आगामी क्लासेस में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ
मूल संविधान, तो मैं बात कर रहा हूँ 1950 के समय की। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, और एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन। वर्तमान कह सकते 2020 लिखते हैं मर्जी दूर हो रही है, क्योंकि आप लोगों का ध्यान है कि 2020 में कहीं कहीं हो रही है। बस अब डायनासोर और एलियन देखना बाकी रह गया, बाकी मैं तो सगलों की देख लियो। हाँ तो देखो साहब, मूल संविधान 1950 की बात कर रहा हूँ, जब संविधान लागू होने का टाइम है। उस समय बच्चों ध्यान दीजिए की संख्या, आर्टिकल्स 395 आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। पूछा जाए कि मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, 395। वर्तमान में आर्टिकल अकॉर्डिंग टू सिलेबस अभी 395 है, बट रियल डाटा की बात करूं आज कितने और अनुच्छेद पहुंच चुके हैं हमारे भारतीय संविधान में, जिन्हें अभी तक जो बुक्स वगैरह है अभी उनमें जगह नहीं मिली है। याद रखिएगा लगभग 475 475। कई किताबों में जो नया आंकड़ा है उसमें 448 ही शो हो रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज की डेट में 475। बहुत जल्द दोस्तों 2020 खत्म खते ये जो आंकड़ा है, और मैंने तो 500 और पार जाऊँ तो लागियो। तो आप लोगों को तो समस्या 50-60 अनुच्छेद में भी मौत आती है। तो उम्मीद करता हूँ क्या इस बार आप लोग थोड़ा दम कम दिखाओगे, अच्छे से पढ़ोगे कोरोना काल के अंदर। तो वर्तमान में जो रियल डाटा है, अनुच्छेदों की संख्या अबोव हो चुकी है, पार हो चुकी है, 450 प्लस आंकड़ा लिख चुका हूँ रियल डाटा वर्तमान का 75। अब बात की जाए लैंग्वेज, भाषाएं, हम लोग इन सब बातों को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ मैं एक तुलनात्मक विवरण दे रहा हूँ आप लोगों को कि अगर 1950 के टाइम पर अनुच्छेदों की संख्या 395, आज आपके सामने उस समय भाषाओं की संख्या थी 14। आज भाषाएं हैं लैंग्वेज, दोनों भाषाओं में लिख रहा हूँ मैं 22। आप लोग देख पा रहे हो जब संविधान लागू हुआ तो भाषाओं की संख्या 14, आज है 22। तो 8 जोड़ी गई, कौन कौन सी जोड़ी गई, कौन कौन सा अमेंडमेंट था, एक एक भाषा बताऊंगा आपको। निश्चित चिंता मत कीजिएगा, निश्चित रहिएगा आप लोग। तो भाषाएं 14 उस समय, आज 22। बात करूं भागों की संख्या, पार्ट्स, मूल संविधान में 22। अकॉर्डिंग टू सिलेबस की बात करूं तो जो पार्ट्स है रियल डाटा 25 पहुंच चुका है रियल में। रियल वर्तमान में भाग पूछे तो 25 भाग है, 3 भागों का उल्लेख बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा। तो जब संविधान लागू हुआ उस समय भागों की संख्या, पार्ट्स की संख्या 22। आज आप लोग देख पा रहे हैं कि जो रियल डाटा है भागों का वो 25 है। अगली बात की जाए मूल अधिकार, 1950 के समय में संख्या थी 7। और बात करूं वर्तमान में आप सभी जानते हैं हमारे मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है, लिख सकते हैं आप लोग फंडामेंटल राइट्स। एक कम हुआ राइट टू प्रॉपर्टी, डिस्कस करेंगे कि कौन सा अमेंडमेंट था, किसके अकॉर्डिंग यह कम हुआ। तो मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7, आज कितने हैं, 6। एक बात और बात की जाए शेड्यूल्स, मूल संविधान में अनुसूचियों की बात कर रहा हूँ। अनुसूचियाँ थी 8, हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पे। वर्तमान में जो हमारी शेड्यूल्स है, अनुसूचियाँ, उनकी संख्या है बच्चों 12। ये तुलनात्मक व्यू याद रखिएगा क्योंकि बहुत काम आता है दोस्तों। अनुच्छेद उस समय कितने, आज कितने, उस समय भाषाएं कितनी, आज कितनी, उस समय भाग कितने, आज कितने।
और उस समय फंडामेंटल राइट्स कितने और आज फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, पूछा जाए कि वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, वर्तमान में भाषाएं कितनी हैं, वर्तमान में पार्ट्स कितने हैं, वर्तमान में आर्टिकल्स कितने हैं, एंड ऑल्सो प्रेजेंट टाइम में शेड्यूल्स कितनी है। आपका जवाब होना चाहिए आपके सामने है 12, उस समय 8, 4 जोड़ी गई, कौन कौन सी जोड़ी गई, हम लोग एक एक करके सारी की सारी अनुसूचियों को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने संविधान को लेकर के बहुत सारी बातें की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो आज जो मैंने डाटा दिया है पसंद आया होगा, और जो बच्चे पिछली क्लास नहीं ले पाए, मैं उनको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग पिछली क्लास ज़रूर लीजिएगा। एक पिछली क्लास और एक आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, जिसमें हमने संविधान सभा से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान को लेकर के महत्वपूर्ण तथ्य, छोटी से लेकर जो छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों बहुत बड़ा काम करती है। कभी कभार हमें संविधान को लेकर के जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना की। तो मिलते हैं दोस्तों मंडे को सुबह 8 बजे। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, कीजिए। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।